नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारेशर। वक्त मुकाबला का हो गया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया जाना भारत की न सिर्फ बड़ी कूटनीतिक जीत है, बल्कि उन तमाम लोगों के जख्मों पर मरहम जैसा है जिन्होंने मुंबई अटैक में अपनों को खोया। ये प्रत्यर्पण उन तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का पल है जिसने इस मिट्टी को आतंकी हमलों से लाल होते देखा। तहव्वुर राणा का आना पाकिस्तान की एक बार फिर कलई खोलेगी। उनके नापाक मंसूबों में कैसे सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों की मिली भगत रही है, ये एक बार फिर दुनिया के सामने आएगा। एक तरफ जहां पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा के पाकिस्तानी होने से ही इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत में एक अलग तरह की बहस भी इस पर शुरू हो चुकी है। बहस क्रेडिट लेने की। बीजेपी नेता तहव्वुर के प्रत्यर्पण के लिए मोदी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, तो विपक्ष इसे कांग्रेस सरकार की शुरू की गई मुहिम बता रहा है। खैर, क्रेडिट किसका कितना है ये एक अलग बहस है, लेकिन फिलहाल जो अहम सवाल है वो ये कि तहव्वुर के आने के बाद कितने राज खुलने वाले हैं। आज उसी पर करेंगे चर्चा मुकाबला में, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर कैसे सियासी बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? ये किसी का भी फेस्टिवल करते हैं ये लोग। देखिए, 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली, और ये लड़ाई शुरू की थी यूपीए के गवर्नमेंट में। पीयूष गोयल जो बात करता है कि कांग्रेस ने बिरयानी खिलाई, अब उनके पार्टी में ही है जिसने ये बात कही थी बिरयानी वाली, जिसका नाम है उज्जवल निकम। ये उज्जवल निकम ने कहा है कि मैंने ऐसा ही झूठ बोल दिया था, इसलिए कि लोगों के मन में एक चिढ़ निर्माण हो जाए। आज भी जो लोग कड़े प्रहार जब होते हैं आतंकवाद पर, उसका विरोध वोट बैंक की राजनीति में करते हैं। चाहे वो यूएपीए के कानून को अगर कड़ा करना हो तो उसका विरोध करते हैं, जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाए तो उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि क्या अब कम से कम आतंकवाद पर, वोट बैंक की राजनीति पर वो रोक लगाएगी, और वोट बैंक के चलते आतंकवाद के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो 370 हो, चाहे वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हो, जो लगातार अपनाने का काम कर रही थी, क्या आज उसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व करेगा? कुल मिलाकर पूरा देश इंतजार कर रहा है तहव्वुर राणा का। वो भारत की धरती पर आएगा, उसके हर एक गुनाह का इंसाफ होगा, उसे अपने किए की सजा मिलेगी। ये पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन इसमें भी राजनीति के कुछ जो रंग हैं वो खोलने की कोशिश जरूर की जा रही है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में हमारे साथ हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ कर्नल अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ सरोज हमारे साथ हैं, ऑथर ऑफ फ्रेजाइल फ्रंटियर्स, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मुंबई टेरर अटैक्स, हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप सेन, जो सेकंड इन कमांड थे 26/11 में जब ऑपरेशन एनएसजी का हुआ उस वक्त, और देविका नटवरलाल रोटावन हमारे साथ हैं, विक्टिम है ये भी 26/11 की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपसे कर रही हूं। तहव्वुर राणा का भारत आना, हिंदुस्तान की जीत होना, क्या इसे देश की जीत के तौर पर देखा जाए या सिर्फ बीजेपी सरकार की जीत के तौर पर? देखिए, आज तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण कोई आम प्रत्यार्पण नहीं है। ये नए भारत का संकल्प है कि अगर आतंकी हमला होता है तो हम मूक दर्शक बने नहीं बैठेंगे, हम पाताल में भी जाकर अगर आतंकी होगा तो उसको घसीट कर न्याय के पथ पर लाने का काम करेंगे।
ये हमारे उस संकल्प का प्रतिबिंब है कि अगर कोई आतंकी हमला करता है तो हम उस पर वोट बैंक की राजनीति के चलते समझौता नहीं करेंगे, बल्कि आज मुंह तोड़ जवाब देंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प दिखाता है कि किस प्रकार से तुकाराम ओमड़े जी से लेकर हमारे हेमंत करकरे साहब, उन्होंने शहादत दी देश की अखंडता एकता के लिए, तो आज उनके प्रति श्रद्धांजलि है और भारतवर्ष उनके कुर्बानी को कभी जाया नहीं जाने देगा। ये इसका एक प्रतिबिंब है, और ये प्रतिबिंब है केवल हमारे 138 भारतीय विक्टिम्स के लिए नहीं, बल्कि जो विदेशी सैलानी यहाँ पे थे या जो विदेशी नागरिक थे, उनकी भी हत्या की गई थी। तो ऐसे आतंकी को उसके गुनाहों की सजा देनी पड़े, उसके लिए ये आज प्रत्यर्पण जो है ये किया गया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, आज इसका विरोध करते हैं वो लोग जिन्होंने 2008 से लेकर 2014 तक क्या किया। एक भी बार विदेशी मंच पर जाकर, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत का केस मजबूती से नहीं लड़ा। वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये आरएसएस की साजिश है, मतलब कि पाकिस्तान को एक बड़ा हैंडल दे दिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहने के लिए कि देखिए ये तो भारत का ही किया धरा है। विजय वड़त्तीवार तहसीन के बहुत अच्छे मित्र हैं, अब बताएंगे नहीं, तहसीन बोलेंगे नहीं मैं नहीं जानता विजय वड़त्तीवार एलओपी थे एमवीए के। उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे साहब को पता है किसने गोली मारी? कसाब ने नहीं, इसको गोली मारी है आरएसएस के कुछ लोगों ने, पुलिस वालों ने। और चौथी बात आपको शायद पता ही होगा कि किस प्रकार से अगर तुकाराम ओमड़े अगर कसाब को नहीं पकड़ते तो उसने तो हाथ में कलावा पहना था। हिंदू टेरर का नैरेटिव गढ़ा गया, न केवल इस केस में बल्कि कई सारे केसेस में, समझौता ब्लास्ट में भी, जिससे कि भारत का पक्ष जो है कमजोर हुआ। मुझे लगता है कि आज ऐसे लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडिट किया गया। और पिछले 10 सालों में देखिए, केवल तहव्वुर राणा और ऐसे आतंकियों के एक्स्ट्राडिशन नहीं, 18 से 20 एक्स्ट्राडिशन तो हुए हैं। नक्सलवाद 125 डिस्ट्रिक्ट में था, आज 6 डिस्ट्रिक्ट में मात्र बच गया है। 370 हटने के बाद आतंकवाद में 50% से ज्यादा गिरावट आई है जम्मू कश्मीर में। जो बड़े हमले, प्राची जी आपको याद है हम लोग कैसे रहते थे? आज मुंबई में हमला, बेंगलुरु में हमला, हैदराबाद में हमला, चेन्नई में हमला, पुणे में हमला, वाराणसी में हमला, दिल्ली में हमला, वो सब खत्म हो चुका है। और आज अगर कोई हमला करता है तो उरी का जवाब दिया जाता है बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा। ये दिखाता है कि कैसे एटीट्यूड चेंज हुआ है। कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि जब से ये हमला हुआ तब से हमारी सरकार ने दबाव बनाया, कूटनीतिक फैसले लिए। 2012 में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और विदेश सचिव रंजन माथाई अमेरिका के राज्य सचिव से मिले। हमने वहां जाकर पूरी कोशिश की कि जैसे तैसे हो तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण हो जाए, और उसी प्रोसेस को आपने आगे बढ़ाया। कुछ शुरुआत नहीं की, कोई बड़ी सफलता नहीं मिली आपको। मैं आपको केवल एक ही फैक्ट यहां पर, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं और इंडिया टीवी पे ही संभवतः मैंने देखा है। फली मेजर का नाम जानती है प्राची जी? डू यू नो हु वाज फली मेजर? फली मेजर एयरफोर्स के चीफ थे। उनका इंटरव्यू मैंने इंडिया टीवी पे देखा है, संभवतः सौरभ जी के साथ। उन्होंने कहा कि मैंने मनमोहन सिंह और उनकी सरकार से कहा कि सर वी हैव द कैंप्स इंफॉर्मेशन, लेट अस गो एंड बॉम्ब दोस कैंप्स। तो मनमोहन सिंह जी ने मुझे मना कर दिया, मनमोहन सिंह मतलब सोनिया गांधी जी ने मुझे मना कर दिया। और इसका उल्लेख बराक ओबामा की किताब में है कि क्योंकि कांग्रेस को लगा कि इसका कोई राजनीतिक नुकसान ना हो जाए, राजनीतिक नुकसान मतलब वोट बैंक का नुकसान ना हो जाए, इसलिए रोका गया सैन्य शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब देने से। आज आप देखिए कि इन्होंने अगर एक्स्ट्रेडिशन की प्रोसेस शुरू की थी तो उधर जाकर केस वीक करने का काम कि ये 26/11 जो है आरएसएस ने किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के सारे निगोशिएटर्स ने कोट किया कि देखिए कसाब हमारा है ही नहीं, ये तो आरएसएस के कोई लोग हैं जिन्होंने किया है। हेमंत करकरे को तो आरएसएस ने मारा है। तो इसी प्रकार से उन्होंने हमारे केस को भी कमजोर किया, ना उन्होंने वहां पर बदला। जवाब तहसीन जी देंगे। देखिए, पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है, वो तो आज भी पल्ला झाड़ रहा है। वो तो आज भी कह रहा है कि हमारा नागरिक नहीं है, क्योंकि 20 साल से उसने अपनी नागरिकता को रिन्यू नहीं कराया, वो कनाडा का ही नागरिक कहलाएगा। वो तो आज भी पल्ला झाड़ रहा है। लेकिन तहसीन पूनावाला जी बताइए ना, ये क्रेडिट लेने की होड़ क्यों छिड़ी हुई है? आज जब सरकार की तरफ से कोशिशें की गई और तहव्वुर राणा, मैं कहूंगी देश की तरफ से कोशिश की गई और तहव्वुर राणा आज भारत आ रहा है, तो उसमें यह बताने की जरूरत क्या है कि कांग्रेस के वक्त पर हमने क्या किया था और उसे बस आगे बढ़ाया इस मौजूदा सरकार ने, अपना कुछ नहीं किया। अजी जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। कैप्टन अनुराग और लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप जी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनके सर्विसेज के लिए। इन जैसे लोगों के लिए, हम की वजह से हम जैसे लोग सुरक्षित है। सो थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, आज वाकई देश में खुशी का माहौल है, एक नई दिवाली की तरह। 26/11 में मेरे 2 मित्रों ने शहादत दी थी, कैसाद और हेमंत करकरे ने। तो वाकई खुशी का माहौल है। और हेमंत करकरे, हम जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने शहादत दी थी। दूसरी चीज, जहां तक राणा का सवाल है, ये तीसरा 26/11 का अक्यूज्ड है जो भारत के कस्टडी में आएगा। अजमल का सबसे पहला था, उसके बाद अबू जुंदल था और तीसरा ये था।
पाकिस्तान कुछ भी बकवास करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राणा जो है वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक डॉक्टर था, एक सर्विंग ऑफिसर था। 26/11 के पहले वो मुंबई आया था, उसने पवाई में रेकी की थी, उसने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था डेविड हेडली को। तो उसको उसको ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। ये सभी सरकारों की सक्सेस है। 2009 में हम सब जानते हैं राणा को अरेस्ट किया गया था, 2013 में वो कॉन्विक्ट हुए और वर्तमान सरकार ने उसको एक्स्ट्राडाइट करवाया। और ये सभी सरकारों की, सभी एजेंसीज की, खास करके इंटेलिजेंस और फॉरेन एजेंसीज की सक्सेस है। लेकिन मैं वाकई फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी को और माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से एक्स्ट्राडिशन करवाया, ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं, देश का मामला है। इसके लिए उनको साधुवाद उनको साधुवाद मिलना चाहिए इस चीज के लिए। जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस पे सियासत हुई, मैं आज वो पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता। 26/11 एक घटना थी, बहुत सारी 26/11 की ऐसी रिपोर्टें, मैं टेक्निकल उसमें नहीं जाना चाहता, जो आज भी वर्तमान में भी वर्तमान सरकार ने पूरी तरह से वो सिक्योरिटी मेजर्स उसको इस तरह से पूरी तरह से लागू नहीं किए। मैं वहां जाना नहीं चाहता उन मुद्दों पर। आज खुशी का माहौल है। इस आदमी को लाकर पूरी तरह से इसको इंटरोगेट करना चाहिए। मुझे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्शन है, पीयूष गोयल जी के। मैंने उनका बाइट सुना। कसब को किसी ने बिरयानी नहीं खिलाई। जो बीजेपी का वर्तमान में प्रत्याशी था, उस व्यक्ति ने, मैं जानता हूं वो प्रोसिक्यूटर था, उसने इस तरह के स्टेटमेंट दिया, उसने कहा वो झूठ था, सिर्फ सेंसेशनलिज्म के लिए उसने वो बात की। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता उस प्रोसिक्यूटर का। लेकिन एक और चीज कहना चाहता हूं, कसब का इंटरोगेशन, उसके बाद जो बाकी इंटरोगेशन हुए, हमें जेडीयू के लिंक्स मिले, और इसका भी, राणा का भी इंटरोगेशन होना चाहिए, ताकि जेडीयू का पूरा तहसीन जी, मैं तो स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए। मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूं जो पी चिदम्बरम साहब की तरफ से दिया गया है, और उस स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि मोदी सरकार ने इस प्रक्रिया की ना तो शुरुआत की, ना ही कोई नई सफलता हासिल की। वो केवल उस ढांचे का लाभ उठा रहे थे जिसे यूपीए सरकार ने अपने वर्षों की मेहनत, समझदारी और राजनयिक दूरदर्शिता के साथ खड़ा किया है। तो ये तो क्रेडिट लेने की होड़ है ना, ये तो बताने की होड़ है ना कि मैंने किया, बीजेपी ने नहीं, ये हमने किया। ये बात सही है कि यूपीए ने प्रक्रिया शुरू की, ये बात भी सही। 2009 में वो कन्विक्ट हुए, लेकिन इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री को जाता है। देखिए, डेविड हेडली को इंटरोगेट करने की हमें वहां पे सिर्फ परमिशन मिली थी। डेविड हेडली को हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर पाए। ये जो एक्स्ट्राडिशन हुआ अगेंस्ट ऑल ऑड्स, वो प्रधानमंत्री ने पर्सनल रिलेशनशिप कराए। बाकी मेहमान हैं जो इस मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए, क्रेडिट नहीं लेना चाहते। आज तहसीन जी तो बड़ी बात कह रहे हैं ना कि आज तो हिंदुस्तान की जीत का दिन है, हम सब मिलकर क्यों नहीं खुशी मनाते? सियासत, क्रेडिट का तो सवाल है ही नहीं। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे देश के सुरक्षा तंत्र, सुरक्षा बलों को ही जाता है। तो ये तेरा और मेरा क्रेडिट का सवाल ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों को ही नमन कीजिए, पर आप कहते हैं हाफिज सईद साहब, तो क्या देश के सुरक्षा बलों को नमन कर रहे हैं जब आप हाफिज सईद साहब कहते हैं? आप कहते हैं ओसामा जी। जब इन्हीं सुरक्षा बलों को ताकत देने के लिए यूएपीए को ताकतवर किया जाता है, बीएनएस में टेररिज्म का डेफिनेशन लाया जाता है, पीएमएलए को ताकतवर किया जाता है, तो ये उसका विरोध करते हैं। और आखिरी बात साहब, बिरयानी की बात है ना, एक बार जाकर जो 2014 से पहले शिवसेना के स्पीचेस थे, जब शिवसेना एक ही थी, उनके स्पीचेस जाकर सुन लो। अगर आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एक नंबर के झूठे हैं, शिवसेना पार्टी उस समय एक नंबर की झूठी थी, तो तहसीन पुनावाला खुल के बोलो कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना झूठी थी, बोल दीजिए। और आज एक लास्ट बात, तहसीन पुनावाला कौन सी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो बता दो, क्योंकि बहुत सारी कांग्रेस, प्रियंका भी है जो अमेरिका में है, पता नहीं कहां है। अब तहसीन पुनावाला के वरिष्ठ साथी पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं ये तहव्वुर राणा का इज मीनिंगलेस एक्सट्रेडिशन है, ये तो है ही नहीं इन्वॉल्व। बहुत छोटा 10 सेकंड मेरे पास, फिर बाकी मेहमान है, आज उनकी बात आना ज्यादा जरूरी है। तहसीन जी, 10 सेकंड में अपना जवाब। नहीं, मैं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे शिवसेना के बारे में, और खास करके जिस शिवसेना के प्रवक्ता का आपने बाइट दिखाया, संजय राउत जी, तो संजय राउत जी के बारे में मेरे क्या विचार है ये पूरा जग जानता है। और अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप को किसी एक व्यक्ति ने बर्बाद किया, वो जो आपके स्क्रीन पे संजय राउत है, उसने किया है। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये हर सरकार की कामयाबी, हर एजेंसी की कामयाबी, और वर्तमान प्रधानमंत्री। चलिए ठीक सर, सुरक्षा बलों की जबानी समझ लेते हैं कि आज का हमारा दिन ये कितना बड़ा दिन है और इसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीत क्यों कहा जा रहा है। संदीप जी, आप तो उस ऑपरेशन का हिस्सा रहे, आपने तो सब देखा कि आतंकियों ने क्या बर्बरता की थी और कैसे वो 60 घंटे हमारे लिए मुश्किल भरे घंटे थे, और कैसे हमारी सुरक्षा बलों ने अपनी वीरता के साथ उन आतंकियों का सामना किया, उनके इरादों को नेस्ता नाबूद कर दिया। आज का दिन जब तहव्वुर राणा वापस भारत लाया जा रहा है, इसे कितना बड़ा दिन आप मान रहे हैं भारत के लिए? देखिए प्राची जी, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए। जो
आतंकवादी आए थे वो केवल प्यादे थे। वो लास्ट रैंक, जो सबसे नीचे कदम पे सिपाही होता था, वो थे। तहव्वुर राणा एक ऐसा व्यक्ति है जो हमको आप ये कह सकते हैं कि मिड रैंकिंग है। देखिए, आप उनके सिर को, आईएसआई के सिर को, और जो मेन प्लानर थे, शायद आप कभी ना ला पाए और शायद आप उन तक पहुंच ना पाए, क्योंकि वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान हमेशा इस चीज को डिनाई करेगा कि ये तो हमारा नागरिक ही नहीं। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिससे, जो कि आपको उससे एक कदम आगे आज जीत कह सकते हैं कि केवल उन 10 आतंकवादियों को खत्म करने से ही बात खत्म नहीं हुई। जो उसके प्लानर थे, जो उसके जिन्होंने उसको अंजाम दिया, जो एक बड़ा सर था, वो आज आपके पास आया है, जिससे जिससे आपको आगे के उनके ऑपरेशन के बारे में समझने में और इस ऑपरेशन से रिलेटेड जो बाकी बातें थी, जिनको जो लिंक आज तक नहीं जोड़ पाए, वो आप पाकिस्तान के ऊपर उसको जोड़ पाएंगे और उन तक शायद पहुंच पाएंगे। देविका जी, आज का दिन आप लोगों के लिए कितना बड़ा दिन है? क्या वो जख्म जो 26/11 ने दिए, उन पर आज मरहम लग पा रहा है? जी मैम, हमारे लिए आज सबसे बड़ा दिन है। 16 साल बाद फाइनली तहव्वुर राणा को इंडिया लेकर आए आज, तो ये सबसे बड़ी जीत है। अभी जीत के हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अभी तो लड़ाई बाकी है। जो मास्टरमाइंड अभी भी पाकिस्तान में बैठे हैं, जब उन लोगों को लाके उनको फांसी की सज़ा होगी और तहव्वुर राणा को भी लाया गया तो इसे भी जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होगी, तब लगेगा कि हाँ मैम पूरी जीत हुई है। उसके पहले तो नहीं, अभी तो लड़ाई लड़नी बाकी है। मैं यहाँ एक बात कहूँगी, अभी जो मैं सुन रही थी कुछ मिनट से कि शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, तो मैं एक ही अपील करूँगी कि प्लीज़ आप ऐसे टाइम पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि जिस पीड़ित को लगी है गोली, जिनके घर में जो ऑफिसर शहीद हुए हैं, जिनके घर में आज जो व्यक्ति नहीं है, उन लोगों को ये बातें सुनकर बहुत तकलीफ होती है। तो आप ये जो राजनीति की है चीज़ें हैं ना, प्लीज़ ये थोड़ी देर के लिए आप साइड रखिए। आतंकवाद की लड़ाई हर किसी की है, हर व्यक्ति की है, ना ही कि एक किसी पर्सनल व्यक्ति की नहीं है ये। बहुत अच्छी बात आपने कही है देविका जी, और इस पर जवाब तहसीन जी और शहजाद जी दोनों से लूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग शुक्ला जी, आज का दिन बड़ा तो है ही, तहव्वुर राणा आ तो रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा के आने से आगे क्या खुलासे भारत के हवाले से किए जा सकते हैं, या क्या फायदा भारत इससे उठा सकता है, या क्या मायने हैं आज उसके भारत आने के? नहीं, बिल्कुल इसके दो मायने बताना चाहूंगा। एक तो पॉलिटिकल है और एक प्योर टैक्टिकल, यानी कि मिलिट्री और सुरक्षा व्यवस्था की एंगल से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉलिटिकल के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुका है, जब जितने भी हमारे पॉलिटिकल सलाहकार यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कही है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो एक बहुत टफ ऑपरेशन था ये, एक बिल्डअप एरिया के अंदर, जहाँ पे हमारा को कोई भी अंदाजा नहीं था कि ये आतंकवादी किस जगह पे छुपे हैं, कहाँ से फायर कर रहे हैं, और लगभग एवरी सेकेंड वो अपनी प्लेस बदल रहे थे। तो उस समय मैं शुक्रिया अदा करूंगा कर्नल सेन का और पूरी टीम का, जिन्होंने अपनी जान की हथेली पे रखते हुए एक एक आतंकवादी का सफाया किया। और सबसे पहले तो मैं शहादत देना चाहूंगा उनके हवलदार तुकाराम उमरे को, जो कि एक फौजी थे और उन्होंने जाके पुलिस ज्वाइन की थी, और उस लास्ट क्षण में अपने जान की कुर्बानी देते हुए उस आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया था। बहुत सारी कॉन्स्पिरेटिव थ्योरी इसके साथ अटैच हैं, जिसमें किसी ने किसी को हिंदू भगवा या किसी और आतंकवादी का नाम देने की कोशिश की गई है। मैं पूरी समाज से ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जब इनका ट्रायल शुरू होगा तो कृपया इसको पॉलिटिकल रंग ना दिया जाए। हमारे 160 लोगों की जो कुर्बानी गई है, जिनको बेमौत मारा गया था, और ये बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला है, और हमको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, टाइम लगा है, और हमारे को बहुत सारी जान की कुर्बानियां देनी पड़ी हैं, और आज एक माहौल पे, मकाम पे पहुंचे हैं जहाँ पे कि इस आतंकवादी को हम अपने देश में लाने में कामयाब हुए हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रार्थना है सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि कृपया इसको एक आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाए, और इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट करने की कोशिश ना किया जाए जैसे कि रात को 11 बजे या 12 बजे जो जजों के कोर्ट खुलाए जाते थे, इस तरह का कोई काम ना किया जाए प्लीज। सरोज जी, 2011 में नाम सामने आता है तहव्वुर राणा का, हेडली जो कि मास्टरमाइंड था इस पूरे आतंकी घटना का, उसका मुख्य मददगार था, बिजनेस उसका ऑफिस खुलवाने में मदद कर रहा था, सब कुछ हैंडल कर रहा था, एक कड़ी के तौर पर उसे देखा गया पाकिस्तान, आईएसआई और हेडली के बीच में। वो आज जब भारत आ रहा है, वो कितना बड़ा कड़ी या कितना बड़ा फैक्टर आपको लगता है साबित होगा, जिससे एक्सपोज किया जा सकता है आतंकवाद का असल चेहरा? जी देखिए, जो कोर्ट में बात होती है या फिर आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मुद्दों पर जो बात होती है, उसमें तथ्य पे बात होती है।
तो जब हम देखते हैं कि मुंबई अटैक हो गया, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, 11,000 का चार्जशीट भी फाइल हो गया था लगभग, लेकिन उसमें ना तो लश्कर ए तैयबा का नाम 3 बार ही सिर्फ आया था पूरे चार्जशीट में, और डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा है बोल के कोई इंसान हमें पता भी नहीं था। ये तो ऐसा हुआ है कि जो तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि मेडिकल कॉर्प्स का एक ऑफिसर था पाकिस्तान आर्मी का, जो 2001 में कैनेडियन सिटीजनशिप लिया, वहां स्लीपर सेल चला रहा था। और डेविड हेडली जो है वो 1980-90 के दशक से डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी और CIA के साथ मिलकर काम कर रहा था। वो बार बार रिकी करता था अलग अलग देशों में। वो जब भारत आता है तो तहव्वुर हुसैन राणा को बोलता है कि मुझे आपका इमिग्रेशन ऑफिस का मुझे फैसिलिटी दे दो कि मुझे वीजा मिलने में आसानी होगी। दाऊद गिलानी है उसका नाम, उसने डेविड हेडली रखा, अमेरिकन सिटीजन है उसका, तो उसको अमेरिका छुपा के रखा है, जो कि असली मास्टरमाइंड है। तहव्वुर हुसैन राणा को जब उन्होंने जिलन पुस्तन पे अटैक करना हुआ, और तहव्वुर हुसैन राणा का एक ऑफिस है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में, उसको जब हेडली ने टारगेट करने का उनको लगा कि टारगेट होगा, तब उसको अरेस्ट किया। और ये लंदन पुलिस ने, लंदन MI6 ने उनको अलर्ट किया कि अब 2 लोग हैं जो आपको अटैक करेंगे और यूरोप को अटैक करेंगे। तो तभी अरेस्ट हुआ 2009 में अक्टूबर में, तभी हमें पता चला कि 2 लोग हैं। और वहां पे FBI के लोगों ने बड़ी ईमानदारी से उसका जब छानबीन किया, उनको पता चला कि ये तो बॉम्बे अटैक में भी शामिल है। तब तक डेविड हेडली फिर 2 बार भारत आ चुका था मुंबई अटैक के बाद भी, हमें क्योंकि पता नहीं था तो हम अरेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो फिर वापस चला गया पुणे में, फिर अटैक हुआ, जो हमारे ओशो आश्रम में अटैक हुआ। और उसके बाद जब वहां वो अरेस्ट हो गया, तब भारत को पता चलता है, तब भारत मुहिम चलाता है। और 2010 में उसको इंटरोगेट कर पाते हैं जून में, हमारे 4 ऑफिसर जाते हैं, एक लॉयर भी जाते हैं। वहां से हमें असली कड़ी खुलने लगती है। वो लोग कुछ कुछ जानकारियां दिए थे, तब हमें पता चलता है कि तहव्वुर हुसैन राणा भी कोई कैनेडियन सिटीजन है, उसको फिर अरेस्ट होता है। लेकिन हेडली को प्ली बार्गेन दे दिया गया, उसको जान मतलब मौत की सजा होना चाहिए। अब उसको 37 साल का सजा होके वो जेल में है। असली मुद्दा है ये कि हेडली अगर भारत आता तो इससे ज्यादा और इससे क्लियर इंफॉर्मेशन मिलता। अभी राणा का जो है कि 16 साल लग गया हमें जो प्रीवियस सरकारें थी, आपको पता है कि मुंबई अटैक में हमने 33 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग, कि यहां से आप लोग जो समाचार पत्र वाले लोग हैं वो रिकॉर्डिंग भेजते थे, और वहां हमें इंस्ट्रक्शन आता था यहाँ टेररिस्ट को कि यहाँ मारो वहां मारो बोल के। हमने बंद नहीं किया, उसको जैमर नहीं लगाया, क्योंकि हम पहले मिनट में बंद कर देते तो शायद हमारे, और पहले दिन ही हमारे भेज देते, वो सब गड़बड़ियां हुई यहाँ पे। हम उसको रिकॉर्ड करते रहे, रिकॉर्डिंग देखते रहे, अटैक में हमारे लोग मरते रहे हम, और वहां पे इंस्ट्रक्शन आते रहते थे, सब देखते रहे। वो गड़बड़ी हुआ, और 2014 तक तो उन सरकारों ने बहुत ही खराब किया। AK अंतोली का स्टेटमेंट है, आप किसी का भी स्टेटमेंट ले लोगे, वो बहुत खराब स्टेटमेंट थे, जो कि भारत के खिलाफ था, और हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। हमारे प्रवक्ताओं ने सही बोला कि आए दिन ब्लास्ट होते थे, कि घर से निकलो कि वापस आओगे कि नहीं लगता था। 14 के बाद ब्लास्ट बंद हुआ। ये एक्स्ट्राडिशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस एक्स्ट्राडिशन में भी हमारे इस सरकार को लगभग 11 साल लग गए हैं, और 11 साल में अमेरिका ने कुछ देने का कोई भी कभी भी जहमत नहीं उठाया। इसलिए अभी जब राणा आ रहा है, हमें सिर्फ पाकिस्तान के बारे में, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे सारे लगभग रिटायर कर चुके हैं, छोटे मोटे कोई होगा तो होगा, बाकी जैसे हमारे ऑफिसर रिटायर कर चुके हैं वो भी रिटायर कर चुके हैं। अब इसके अलावा कोर्ट में हमें क्या दलील देंगे, इसको किस कानून का सजा देंगे, किस अपराध का सजा देंगे, वो भी एक मुद्दा है। ऐसे तो इटली से फाइनेंस हुआ, जर्मनी से फाइनेंस हुआ, पाकिस्तान से फाइनेंस हुआ, दुबई से पैसा आया, और अलग अलग देशों से पैसा आया। तो तहव्वुर हुसैन राणा नो डाउट डिप्लोमेटिकली, जैसे कि हमारे रिकॉर्ड जो है बहुत खराब है हमारे यहाँ से, कूटनीतिक जीत के तौर पर तो सरोज जी इसको देखा जाएगा। और जैसा देविका जी ने कहा कि फांसी मिले उन गुनहगारों को, तभी शायद जाकर चोट पर मरहम लग पाएगा। वो जो जख्म 26/11 देकर गया है, उन जख्मों को शायद भरा जाएगा।
भारत के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। तहव्वुर राणा को आज भारत लाया जा रहा है, उसका इंतजार किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा के बीच आज उसकी गिरफ्तारी दिल्ली में ली जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे सवाल जवाब किए जाएंगे। लेकिन इस पर भी कैसे सियासत के रंग घोले जा रहे हैं, इस पर भी हमारी लगातार चर्चा जारी है। और ये ऑपरेशन कितना टफ था, इस पर भी लगातार हमारी चर्चा जारी है। देविका जी, शहजाद पूनावाला जी अभी बड़ी साफ अपील कर रही थी कि आज का दिन कम से कम उन लोगों के लिए रहने दीजिए जिन्होंने अपनों को खोया, जिनको गोली लगी, जिन्होंने जख्म सहे, जिन्होंने शायद कभी ना भूलने वाला दर्द उनको मिला। इस पर जरूरी है सियासत के रंगों को घोलना। देखिए, सियासत कौन कर रहा है पहले इसको भी समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि आज महावीर जयंती है और महावीर जयंती के शुभ अवसर पर हमने महावीर जी के सिद्धांतों का पालन किया है, अहिंसा, न्याय, शांति, इसीलिए तो आतंकी को वापस लाया है। परंतु अभी पृथ्वीराज चव्हाण का स्टेटमेंट है, एएनआई पर उसको चला दीजिए। उन्होंने कहा है कि इसका तो कोई रोल था नहीं, वैसे सब करता धरता डेविड हेडली था, पर ये आ रहा है ना, इसको लीगल राइट पूरे दे देना, इसको लीगल राइट पूरे। राणा के लिए अब ब्रिगेड शुरू हो चुकी है कि राणा को लीगल राइट मिलना चाहिए। अब आप देविका जी से पूछिए कि इनके पास पृथ्वीराज चव्हाण कभी आए और बोला कि देविका जी बताइए आपके परिवार के राइट का आपको क्या मिला। ये आर पाटिल उस समय होम मिनिस्टर थे, तहसीन के वो भी मित्र थे, अभी नहीं रहे, दिवंगत है। उन्होंने कहा छोटी छोटी चीज़ें होती है बड़े शहरों में, छोटी चीज़ थी उनके लिए। इनके फिर और एक बड़े मित्र थे मिस्टर विलासराव देशमुख, वो राम गोपाल वर्मा को ले गए थे होटल में फिल्म बनाने के लिए। उनकी प्राथमिकता देविका नहीं थी, उनकी प्राथमिकता थी कि रितेश देशमुख की कोई फिल्म आएगी तो उसमें कास्ट करना होगा तो पहले डायरेक्टर साहब को ताज का पूरा भ्रमण करा दे। और AR आंटूले साहब, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर, वो बोलते थे कि ये देखिए ये, और सरकार के मंत्री, नेशनल सरकार के मंत्री, उन्होंने तो क्लीन चिट देते हुए कहा पाकिस्तान नहीं है, इसके पीछे हिंदू है। अब देविका जी, मैंने तो केवल ये स्टेटमेंट रीइटरेट किया, और आज भी कांग्रेस की प्रवृत्ति ये है। कांग्रेस कह रही है पुलवामा भी भारत ने ही करवाया। कांग्रेस कह रही है कि बालाकोट में हमारे सेना के लोगों ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक नहीं किया। तो सियासत तो ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको पाकिस्तान को हर मंच पर बचाना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कोई कोशिश नहीं की तहव्वुर राणा को वापस लाने की। शहजाद जी, मैं कह रहा हूं कि आप बताइए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया ही नहीं, ये हिंदुओं की हुई साजिश है, और दूसरी तरफ का आप कह रहे हैं कि मैं तहव्वुर राणा को लाया। ऐसे हो सकता है? या तो आप मानते थे पाकिस्तान ने किया, तो फिर आपके जो मंत्री ये स्टेटमेंट दे रहे थे, दिग्विजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया, उन पर क्या कार्रवाई की? और अभी विजय वड़त्तीवार के 3 महीने पहले का स्टेटमेंट है। ऐसा भी नहीं है कि मैं 2014 का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, मैं 2009 का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, मैं 2024 का स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, जस्ट बिफोर द महाराष्ट्र इलेक्शन। उसमें विजय वड़त्तीवार का स्टेटमेंट है, हमने इंडिया टीवी में डिबेट की है इस पर। ठीक है देविका जी, अब आपको मैं चर्चा में लेकर आ रही हूं। कैसा लगता है जब अपने ही देश में आतंकियों को लेकर एक अलग तरीके की बहस छिड़ जाती है, आतंकियों की ह्यूमन राइट्स की बात होने लगती है। कसाब के वक्त हमने माहौल देखा था, अब तहव्वुर राणा आ रहा है, उसको लेकर भी पहले से ही बयानबाजी शुरू हो गई है। ठीक है, देविका जी का संपर्क हमसे टूट गया, उनके पास में लौटूंगी। लेकिन तहसीन, ये बहस तो करनी बहुत जरूरी है ना। ह्यूमन राइट्स की बात करने लगते हैं, आतंकियों को क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए इसकी बात करने लगते हैं, और फिर होड़ भी कि हमें हमारी वजह से हुआ इस देश में जो कुछ भी हुआ। क्या ये प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए? मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। मैंने पृथ्वीराज चव्हाण जी का बाइट अभी सुना, हालांकि मैंने एक दूसरे एजेंसी पे सुना, तो मुझे नहीं पता। उस एजेंसी के बाइट पे उन्होंने ये कहा है साफ साफ कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बट हमें प्रोसेस एज पर लॉ करना चाहिए। यहाँ पर कर्नल साहब है संदीप सेन जी, जिन्होंने लड़ाई की, NSG में थे वो, और यहाँ पर अनुराग जी है कर्नल, जो उन्होंने भी देश की सेवा की है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, तुकाराम ओमले जी ने और मेरे मित्र हेमंत करकरे जी ने जो शहादत दी, और अजमल कसब को जिंदा पकड़ते जो हमने इंटरोगेशन करा, उसके बाद जो अबू जिंदाल का हमने इंटरोगेशन करा, उससे हमें चीजों की पता चली और दुनिया के सामने एक मिसाल पैदा किया कि भारत में प्रोसेस ऑफ लॉ है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बट वो सजा उसे कोर्ट देगी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो पहले कर्नल साहब ने कहा, अनुराग जी ने, कि 11 बजे 12 बजे जाकर कोर्ट खोलने की कोई जरूरत नहीं, बट प्रोसेस ऑफ लॉ 100% होना चाहिए। ये एक संवैधानिक देश का कर्तव्य है उनके प्रति भी जिन्होंने शहादत दी, 160 भारतीयों ने जिन्होंने शहादत दी है, तो उसमें मेरे दोस्त भी आते। दूसरी चीज, मैं ये दोबारा से कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति राणा का इंटरोगेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपके लेखक बता रहे थे, जो इनका नेटवर्क है, जो
जमातुल दावा का नेटवर्क है, अभी स्लीपर सेल्स है, किस तरह से अटैक हुआ था, ये सारी चीजें अब भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जिसे बता रहे थे पहले हमें पता ही नहीं था। कौन सोचेगा, मुझे चिदम्बरम साहब का एक वो स्टेटमेंट याद आता है, कौन सोचेगा कि एक सफेद दिखने वाला आदमी जो अमेरिका से था, जिसका नाम डेविड हेडली, ऑफ कोर्स उसने नाम बदला था, वो एक टेरर अटैक में इन्वॉल्व हो सकता है, तो बाद में पता चला हमें। तो ये चीजें से कौन है, कहां से आ रहे, कैसे आ रहे, ये चीज जानना हमारी एजेंसी इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, वर्तमान सरकार को पूरी तरह से साधुवाद है, उन्होंने ये एक्सट्रेडिशन करवाया, ये बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए उनको साधुवाद मिलना चाहिए। लेकिन इसका प्रोसेस शुरू हुआ था 2009 से, और आज भी ये प्रोसेस, और आगे भी जितने लोग हैं उनको छोटा जवाब रखिएगा देविका जी। तहसीन से मेरा एक ही सवाल है, क्योंकि देखिए तहसीन पूनावाला, आगे मैं बोल रहा हूँ, ये अपनी खुद की स्वतंत्र कांग्रेस चलाते हैं, कांग्रेस टी। अब कांग्रेस टी और कांग्रेस पी गठबंधन में है, कांग्रेस प्रियंका और कांग्रेस तहसीन। पर कांग्रेस टी और कांग्रेस पी से मेरा पूछना है कि कांग्रेस चिदम्बरम जो कह रही है आज, कांग्रेस चिदम्बरम के समय पर लश्कर तैयबा से एक आतंकवादी आई थी, इशरत जहां। उस इशरत जहां के बारे में कहा गया था, आईबी आसिफ इब्राहिम थे आईबी डायरेक्टर, कि ये आतंकी मोदी जी को मारने आई है। उसका फिर वहां पे एनकाउंटर हुआ था, जो जेन्युइन एनकाउंटर साबित हुआ। क्या बोली कांग्रेस चिदम्बरम की पुलिस, सीबीआई ने, कि नो, आईबी इज लाइंग एंड शी इज नॉट द एलिटी टेररिस्ट, जबकि इसका प्रमाण भी आ चुका था। और उसके अलावा आपने जिस प्रकार से केवल यही मामले में नहीं, समझौता ब्लास्ट में इंटरनेशनली जाके बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने किया है, और देश में बोल रहे थे हिंदू टेरर है। अब देखिए कि किस प्रकार का डिसोनेंस था। इसका मतलब कि वहां का केस भी वीकन कर दिया, इस प्रकार का स्टेटमेंट यहां देकर। तहसीन जी, देविका जी इंतजार करिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। देविका जी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, आप तो विक्टिम हैं, आपके जख्मों का तो शायद अंदाजा हम लोग लगा भी नहीं सकते हैं, तब तो पूरे देश ने बस टीवी पर देखा था और आपके दुख को एहसास किया था। कैसा लगता है जब अपने ही देश में बहस छिड़ जाती है आतंकी को लेकर, जब अपने ही देश में बहस छिड़ जाती है कि ये गलत है, ये सही है, राइट्स पूरे मिलने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए? देखिए मैम, ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत हर्ट होती है। अभी मैं कुछ टाइम पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी, सर ने एक बात पूछी थी कि देविका जी आपके वहाँ कोई आए थे क्या, तो मेरे घर ये 26/11 के बाद 16 साल हो गए। इन 16 सालों में 1 या 2 ही एमएलए मेरे पास आए, उसके अलावा किसी ने भी मेरी दर्द जानने की कोशिश नहीं की। चलो मेरी तो छोड़ो, इतनी 26/11 में जो लोग घायल हुए, जो ऑफिसर शहीद हुए, जो लोगों के घर में ऑफ हुए, उन लोगों को कितना याद किया गया है वो तो आप ही अच्छी तरह से जानते हो। कोई पॉलिटिशियंस आपको इतना याद नहीं करता है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह सीख चुकी हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी हमारी जो मुद्दा होती है ना मैम, उस मुद्दे को भूल के लोग अलग चीज़ों से लड़ने लगते हैं, तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। इस चीज़ का फ़ायदा आतंकवाद उठाती है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने इंडिया में रहकर ही एक दूसरे के साथ नहीं है, इसलिए तो वो लोग हमारा आके फ़ायदा उठाते हैं। ये जो कसाब का भी, जब कसाब पकड़ा गया था उसके हाथों पे कलावा बंधा हुआ था। तो आतंकवाद का कोई कास्ट नहीं होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही होती है। देविका जी, उस वक्त को याद करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन आप दर्शकों को अगर वो वक्त याद करके एक बार बता पाएं कि उस वक्त हुआ क्या था, आप एग्जैक्टली कहां पर थी, क्या फेस आपने किया था, तो समझ पाएंगे इस मामले की गंभीरता को भी और तहव्वुर राणा के आज के प्रत्यर्पण को भी। जी मैम, उस रात को तो मैं कभी भूल नहीं पाई हूँ, ना ही मैं भुला पाऊंगी। 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे बड़े भाई को मिलने के लिए। मैं फैमिली के साथ तो बहुत खुश थी कि मैं पूना जा रही हूँ, बड़े भाई को मिलूंगी। उस रात को पता नहीं था कि मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। हम सीएसटी स्टेशन पहुँचते, बांद्रा से गए थे, 13 और 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे हम। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है। पापा बोले तू जाके आजा, फिर टिकट निकालेंगे। जैसे ही वो गया, बॉम्ब स्पॉट हुआ। अचानक से फिर गोली फायरिंग होने लगती है, लोग भाग रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मैं देख रही हूँ लोगों को भागते भागते वो गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही है, तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। तभी मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है, जो बुटका सरी का है, जो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को गोली मार के उसे खुशी मिल रही है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई ऐसा लग रहा है उसे बहुत वो इंजॉय कर रहा है उस चीज़ को। एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है, मैं गिर जाती हूँ। गोली लगने के बाद मैं बेहोश हो गई। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे थे तो किसी को नहीं कर पा रहे थे। वहाँ मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। वहाँ से मुझे जेजे शिफ्ट किए। जेजे हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही। मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अबू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। फिर 10 जून को 2009 को जाके हमने कोर्ट में आइडेंटिफाई किया था। बिल्कुल संदीप जी,
जब सामने गोली बरसाने वाले इतने बेरहम हो और अपनों को बचाना हो, वो ऑपरेशन कितना मुश्किल आपके लिए रहा होगा, ये एक बार जरूर इंडिया टीवी के दर्शकों को बताइएगा। और अब जब एक एक करके उसके अपराधियों को, आतंकियों को सजा मिलती है, एक को लाने में भारत कामयाब भी हो रहा है, ये कितनी बड़ी कामयाबी लगने लगती है उस वक्त से अगर कंपैरिजन करें तो? मैं 2-3 चीजों में बोलना चाहूंगा। एक तो इस ऑपरेशन के बारे में, हम जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप, ये हमारा काम है अच्छी जी, ये हमारा रोज का, ये हम ट्रेनिंग इसके लिए करते हैं। हम इसी काम के लिए स्थापित हुए हैं। तो ये मुश्किल, देश के लिए मुश्किल वक्त है। जो लोग देविका जी जैसे हैं जो इसकी चपेट में आए, उनके लिए मुश्किल वक्त है। हम लोगों के लिए ये प्रूव करने का टाइम होता है कि आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपका प्लानिंग अच्छी है और आप अपने काम में सफल हों। तो हम इसको उस चुनौती की तरह देखते हैं, न कि मुश्किल की तरह। हमको पता था इन 10 के 10 को हम मार देंगे। एंड मेरा सल्यूट टू तुकाराम ओम्बले जी के, जिन्होंने एक को जिंदा पकड़ लिया, बाकी को तो हमने मार ही दिया था, 9 को। तो अगर वो, और ये तो आपकी इस पहली बात का आंसर हो गया कि ये हमारे लिए मुश्किल वक्त नहीं है, ये चुनौती है और इसको हमको पूरा करने का काम था। हम इसको और बेहतर कर सकते थे, ये हमारी बात की अपनी अंदर की सोच थी, नंबर 1। नंबर 2, बार बार कलावा पहनने की बात हो रही है। मेरे ख्याल से इसको ज्यादा तूल देने की बात नहीं है कि वेल प्लान्ड ऑपरेशन जब कोई करता है तो वो इस तरीके का ऑपरेशन करेगा। वो डेविड हेडली को डालेगा, तहव्वुर राना जो कनाडा में बैठा हुआ स्लीपर सेल है उसके थ्रू डालेगा। लोग आएंगे, उनको उस बोट को डुबा दिया जाएगा जिससे वो आए, उनका टेल साइन जो पीछे न जा सके उसको काट दिया जाएगा। वो, उनको पता था ये सारे यहां मरेंगे, वो एक दक्कन मुजाहिदीन करके नाम दिया जाएगा। तो पाकिस्तान अपना इन्वॉल्वमेंट इससे पहले दिन से हटाने की कोशिश कर रहा था, जो वो नाकाम रहा क्योंकि कसब जिंदा पकड़ा गया, नाकाम रहा क्योंकि उनकी जो कॉल डिटेल्स थी वो ट्रेस हो गई बाद में, या उस समय ट्रेस होनी शुरू हो गई। तो कलावा का तो ये रहा। तो एक ऑपरेशन जो पाकिस्तान ने किया, एलईटी के थ्रू किया, जिसमें डेविड हेडली उनका रेकी वाला पार्टनर था, तहव्वुर राना और वो दोनों आके उसको रेकी कर रहे थे, उसमें से हमको ये पॉजिटिव है कि दोनों सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, देश, मैं कहूंगा कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के देश इसमें कामयाब रहा, भारतवर्ष, कि वो हम लोगों में वो एक अंदर लड़ने का मुद्दा और जज्बा है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और हमने छोड़ा नहीं है, सबने प्रयास करा। पाकिस्तान कितना भी भ्रमित करने की कोशिश करे, एक्सपोज कैसे करना है ये भारत जानता है, अपने दुश्मनों को कैसे सरजमी पर लाकर इंसाफ करना है ये भी भारत जानता है। अब सरोज जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, फिर शहजाद तहसीन, दोनों आपके पास आऊंगी। 2009 में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, 2011 में चार्जशीट में उसका नाम आ जाता है, 2019 दिसंबर में पहली बार प्रत्यर्पण की कोशिश की जाती है तहव्वुर राना की। इतने सालों का जो ये गैप हमें इन घटनाक्रमों में नजर आता है, इस बीच क्या हो रहा था? क्यों पहले कोशिशें की गई हों जिसके बारे में जानकारी ना हो? क्या हो रहा था इन सालों में? सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। तहव्वुर हुसैन राणा एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी का भी भगोड़ा है। वो 1997 में पाकिस्तान आर्मी ने उसको बोला कि जाओ भाई तुम सियाचिन में जाओ और सर्विस दो, तो उसने भाग गया देश से, वो कनाडा चला गया। तो वो भगोड़ा कहला गया पाकिस्तान आर्मी में। तो आईएसआई ने उसको बोला हम तुमको आने देंगे अगर तुम हमको मदद करोगे। तो ये डील था उनके बीच में। तो वो फिर उनके बीच में एक सलाह हुआ, फिर वो हमारे खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हुए उसमें उसको मदद करने लगा। जब हमें पता चला तो इमीडिएटली हमारे यहाँ जब पता चला तो 2010 में ही हमारा लेटर लुगोटरी 6 लोगों के खिलाफ निकल गया, एक्स्ट्राडिशन के लिए बोल दिया गया। मुसीबत यह हुआ कि अमेरिका बोल रहा था कि हमारे यहाँ केस चल रहा है, हम तब तक नहीं देंगे। आप 19 में स्टार्ट नहीं हुआ, ये 11 में स्टार्ट हो गया, 10 में इनका इंट्रोरोगेशन हुआ, 10 में लेटर लुगोटरी भी इशू हो गया। कोर्ट ने बोला कि इनको लाओ, एक्स्ट्राडिशन शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान में फिर एक जूरी बैठता है, 12 लोगों की एक जज होती है, उन्होंने सब सुनते हैं। उन्होंने कहा कि तहव्वुर हुसैन राणा का मुंबई टेरर अटैक में कोई रोल नहीं है, उसको एक्यूटेट कर चुका है, यूएस ने उसको बरी कर चुका है। और मजे की बात यह है कि वही जूरी बोलता है
कि उससे पहले वो, क्योंकि जिस दिन मुंबई अटैक हुआ तब उससे एक दिन पहले वो दुबई में था, तहव्वुर हुसैन राणा जी। और यहीं से वो डायरेक्ट था, वो भारत कभी नहीं आया, वो भारत नहीं आया क्योंकि उसको डर था, उसका नाम भी नहीं बदला। तो वो 12 लोगों की जूरी जो थे वो बोले कि पहले भी इन्वॉल्व था मुंबई टेरर अटैक के और बाद में भी इन्वॉल्व था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 29 लोग जो कि विदेशी थे मुंबई टेरर अटैक के 166 लोगों में मारे गए थे, उसमें 6 अमेरिकन सिटीजन थे। उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हो, हमारे लोग मरे हैं, यहाँ 2 लोगों को आप यहाँ जेल में रखे हो, इनको भेजो भारत और उनको ट्रायल कराओ। तब जाके वहां पे थोड़ा बहुत खलबली हुई, लेकिन उनके सरकारों का कभी भी मनसा नहीं था कि इनको भेजा जाए, वो कभी देना नहीं चाहता। भारत जैसे छोटे से देश, मतलब था थर्ड वर्ल्ड कंट्री को क्यों भेजना है, ये उनका था। इसलिए हेडली को, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, उसको नहीं भेजे। लेकिन वहां का परिवारों ने जाके वहां पे बोला, 6 लोग जो मरे थे, अमेरिकन जो मरे थे, उन्होंने कहा कि आप इनको खिलाफ आप भारत को दो इनको, और उसके बाद फिर ज्यादा उसमें जोर पकड़ा। और अभी का जो है कि हमारे सरकार ने लगातार इसके ऊपर और हेडली के ऊपर अभी भी प्रेशर बनाया, लेकिन समय बीतता गया और चलता गया, उस दौरान काफी सारे प्रेशर बनाया गया, लेकिन उस हालात या माहौल नहीं बनता। का विचार और 13 फरवरी ट्रंप का बयान, जब उन्होंने कहा, दोनों की जब मुलाकात पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की होती है कि मुझे खुशी है कि मैं सबसे बुरे इंसान को भारत को सौंप रहा हूं जिसने 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया था, तो वक्त धीरे धीरे करके ऐसे बदला, लेकिन हिंदुस्तान की जीत के तौर पर आज के इस दिन को देखा जा रहा है। शहजाद और तहसीन दोनों के पास नहीं आ पाऊंगी, समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।